अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। मुल्क भर में बारिशों ने एक दफ़ा फिर तबाही मचा दी। हर साल की तरह इस दफ़ा भी बारिशें हुई और फिर हमारे जो इंतजामात थे वो सबके सामने आ गए। बलूचिस्तान में तबाही कुछ ज़्यादा हुई है इस दफ़ा, नाले बिखर गए हैं, जगह जगह सैलाबी रेले आए हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को भी इफेक्ट किया है इसने। मकरान कोस्टल हाईवे जो एक मेन लिंक है गवादर से हमारी, उस पर भी 30 फुट बड़ा शगाफ पड़ गया है। दादू के मुकाम पर सिंध में जो डैम बना था उस पर भी शगाफ आ गया है। कराची एक दफ़ा फिर पानी है, बारिशों का सिलसिला जारी था, चौथी मानसून की बारिश थी, एक दफ़ा फिर पानी जगह जगह रुका हुआ है, बिजली का मसला अपनी जगह पे। ये तमाम चैलेंजेस हैं, इमदादी का कार्रवाइयाँ जारी हैं बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, लेकिन ये हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी ये सवालिया निशान आ जाता है कि हम क्यों नहीं तैयारी करते। हर साल जब एक चीज़ आनी है, बारिशें ज़्यादा होती हैं मानसून में, तो हम क्यों नहीं इकदाम करते और क्यों नहीं हम पानी के ज़ख़ीरा करने के जगह जगह प्रोजेक्ट्स बनाएं ताकि ये पानी ज़ाया ना हो, ताकि जब पानी कम हो ताकि पानी इस्तेमाल हो जाए उस वक्त के लिए। इस पर भी गुफ्तगू होगी। आज शजरकारी मुहिम का भी पूरे पाकिस्तान में आगाज़ हुआ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया। दरख्तों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है, दरख्त बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इस तरह की सूरत हाल में भी जब सैलाब आता है, पानी ज़्यादा आता है, दरख्त मिट्टी रोकते हैं और जो आपका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है उसको भी काबू करने में बड़ा ये मुमद व मावन साबित होते हैं। इसके साथ साथ इकॉनमी की रिवाइवल के हवाले से भी आज के इनसाइट में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी मारूफ कारोबारी शख्सियत, उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो कम बैक है इकनॉमिकली कब तक ये पॉसिबल होगा। प्रोग्राम में शामिल होगी क्रिकेट के बारे में भी गुफ्तगू। कल पाकिस्तान के पास बड़ा आइडियल मौका था मैच जीतने का, वो हमने गंवा दिया, तो क्या गलतियां हमने की और कैसे उसको मज़ीद आगे आने वाले, क्योंकि सीरीज़ अभी बाकी है, उसमें हम बेहतरी लेकर आ सकते हैं अगले आने वाले मैचेस में। इस पर भी गुफ्तगू होगी और आखिर में सोने की कीमत के हवाले से गुफ्तगू हम करेंगे। कल भी हमने कहा था कि बात होगी, तो एक सोने की कीमत कहाँ पे जाकर रुकेगी, ये भी आज इनसाइट में हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मारूफ कारोबारी शख्सियत सिराज कासिम तेली साहब। स्पोर्ट्स पे और ख़ासकर क्रिकेट पे गुफ्तगू करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी और तजियाकार अब्दुल माजिद भट्टी हमें ज्वाइन करेंगे और सोने की कीमतों के हवाले से हारून रशीद चांद साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा सिराज कासिम तेली साहब से। तेली साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सिराज भाई, सबसे पहले तो कराची से ही बात शुरू करूंगा। ओवरऑल इकोनॉमी की बात तो मैंने करनी आपसे, लेकिन कराची में फिर बारिश होती है, फिर वही चीज़ें क्रम्बल होती हैं, स्ट्रक्चर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कब जाकर हालात ठीक होंगे, बेहतर होंगे। अभी हालिया दिनों में आपने भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपकी सजेशन आपने भी दी, लेकिन क्या इन तमाम मसाइल का हल है क्या? इसका हल वही है जो मैंने कहा था, मैं गलत नहीं कह रहा, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव सेड। मेरी बात जरा खुलासा आप समझ लें, मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, मैंने कोई हुकूमत का टेक ओवर करने की बात नहीं की। मैंने ये कहा है कि एनडीए में और एफडब्ल्यूओ ने जो कुछ नाले साफ कर रहे हैं अभी, और द वे दे आर वर्किंग, और उनकी कैपेसिटी है, उनके पास लोग हैं, उनका तरीका है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे पॉलिटिकल लोग नहीं कर सकते। और 20-25 साल 30 साल से पीपल्स पार्टी एमक्यूएम सबके पास पैसे भी रहे, हुकूमतें भी रही है, मगर वो उन्होंने नहीं किया, तो वो अब भी नहीं कर पाएंगे। अब इसका एक ही इलाज है मेरी नजर में कि एनडीए में एफडब्ल्यूओ को फौज की निगरानी में ये सारा काम सौंप दिया जाए और सिंध हुकूमत फेडरल हुकूमत दोनों उनको फंडिंग करे और 4-5 साल तक नाले सारे साफ करवाए, सीवरेज सिस्टम ठीक करवाए, रोड्स बनाए। देखिए बड़े बड़े रोड ठीक है, अंदर गलियों में जाओ सारे तबाह हो गए, जीपेबल नहीं है। अच्छा, सारे इंडस्ट्रियल आप ये 4 चीजों के लिए कह रहे हैं ना, कि सीवरेज है, रोड है, पानी है, बिजली है, इनके लिए आप कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी थोड़ी है। ये काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये गवर्नमेंट का काम है कि करें, और जाहिर बात है अगर नहीं करते तो लोग फिर उनको अकाउंटेबल करें। इनसे काम लेना तो हमारा काम है, इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि ये डिलीवर करें। इस तरह तो कोई इदारा मजबूत होगा ही नहीं। मेरे भाई 70 साल गुजर गए और ये हमारे कानून, हमारी सिस्टम है, हमारे अमेंडमेंट्स भी ये करते हैं अपनी मर्जी के। वो तो ये तो ऐसा है कि मैं मुझे आप पावर दे दो, मैं अमेंडमेंट कर सकता हूँ एक, और वो अमेंडमेंट में ये कर दूं कि सारी लाइफ टाइम का प्रेसिडेंट या लाइफ टाइम का प्राइम मिनिस्टर सलाह दे दी, और फिर आप आवाज निकालोगे ना, मैं कहूँ अरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो इन्होंने माशाल्लाह
बहुत सी चीजें ऐसी करी भी है, और ये काम कर नहीं रहे और काम किया नहीं है। लेकिन अब आप कितने और साल सिराज भाई इंतजार करोगे देखें, इनका? नाले साफ जी। करने में कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए? रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए, इसमें तो एक बिलीफ चाहिए और फिर आपको पैसे चाहिए ताकि फिर वो चीज़ हो जाए, आपको उसको डिलीवर करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपका निज़ाम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए आप ग्रीन बस जो वफाक बना रहे हैं, वो उधर भी मसले मसाइल हैं। मसला ये है कि यहाँ पे पावर सेंटर्स कहीं हैं। सिंध हुकूमत अलहदा टेंजेंट पे है, MQM के पास बल्दियाती इदारे हैं, वो अलहदा टेंजेंट पे है। फिर आपकी वफाकी हुकूमत PTI, जिसको मैंडेट मिला है, लोगों ने इस दफ़ा PTI को वोट दिया, अब वो कह रहे हैं कि कराची को वफाक के अंडर कर दें। तो इस तरह तो मामला हल नहीं होगा, इस तरह तो मजीद मामले खराब होंगे। बात यह है कि जो दुनिया में होता है, जो आप बात कर रहे हो, उसूली तौर पे तो वही तरीका है कि लोकल बॉडीज के थ्रू रेगुलर काम होने चाहिए। वो हमारे मुल्क में नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में 70 साल से पावर किसी को छोड़ना नहीं है, और पावर की लड़ाई है। जब पावर आता है तो पैसे की लड़ाई शुरू हो जाती है अपनी जात के लिए। मसला तो ये है ना। मुझे आप एक बात बताएं कि पीपल्स पार्टी और MQM को कितना मौका मिला है? 30 साल से मेरे हिसाब से ऊपर है पावर में, अच्छा 30 ईयर्स। सिराज भाई, अब वो अभी देखें बिजली पे फायदा बात करते हैं ना, के इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी अब हो गई है ना, प्राइवेटाइजेशन आपने कर दी है। अब के इलेक्ट्रिक इनमें से किसी के अंडर नहीं है, उसको तो कम से कम आप बात करके निगोशिएट करके ठीक करें ना। वो तो प्राइवेट बंदा है अब जिसके पास के इलेक्ट्रिक है। नहीं, उससे उसका मसला ये है कि वो एक म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड का काम क्या है? मेरे आपसे पैसे बोरो करने और कमिट करना कि इतने % वापस देंगे, वो पूरे करने बाय हुक और बाय क्रुक। दूसरी बात क्या है कि कराची का शहर, जिसमें 2.5 करोड़ की आबादी है और इतना 3700 स्क्वायर किलोमीटर है, ये एक पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। कंपिटिटिव होना चाहिए, 3-4 पार्टियों के पास होना चाहिए, और हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें किससे बिजली लेनी है। जो जिस तरह टेलीफोन है, जो हमें सर्विस दे हम उससे बिजली ले, उस सूरत में कंपटीशन होगा। ये तो मोनोपोली बना ली। मोनोपोली और खराब है, और इस मोनोपोलिस्टिक वे की वजह से अब इसका कॉन्ट्रैक्ट है 23/2023 में खत्म हो रहा है, और मैंने ये रिक्वेस्ट करता रहा हूँ हर जगह पे कि इसको रिन्यू ना किया जाए। अगर रिन्यू करते हैं तो इसमें से वो क्लॉजेस निकाले जो इसको मोनोपोली के राइट्स दिए हुए हैं, और अगर ये शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचते भी है तो भी नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो इस हिसाब से कि कोई मोनोपोली ना कर सके। देखिए ना, हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हर वक्त जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, कुछ बनते हैं, ये सारी चीजों में ऐसे लगूनाज और लूपहोल्स डाल देते हैं मॉनेटरी बेनिफिशियल के लिए कि फिर आवाम फंसती रहती है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप लंदन चले जाए, दुबई चले जाए, दुनिया में कहीं भी चले जाए, कभी आपने सुना बिजली गई है? कभी आपने सुना पानी नहीं है? कभी आपने सुना है कि बारिश का पानी रोडों पे रुका हुआ है? कभी आपने सुना है कि हम कोई किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है? हमको तो सोच भी नहीं सकते, किसी मुल्क में जाते हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ आधा टाइम बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का इन चीजों में लगता है जो हमारा काम नहीं है। हमें गैस वाले को भी समझाना पड़ता है, हमें बिजली वाले को समझाना पड़ता है। आप मेरे साथ इंडस्ट्रियल जोन्स में चले, साइट में आ जाए, आप जीप लेके आ जाए, वो जीप नहीं चलेगी आपके ऐसे रोड है। तो ये क्या मतलब है? तो ये जब तक ठीक नहीं होगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मुल्क कब तक 70 अच्छा साल से लेकिन तो सर हम बर्दाश्त देखिए, कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स में भी आप लोगों की मैनेजमेंट होती है, आप लोगों के इलेक्शंस होते हैं, जो चीज़ें जो आपकी जो मैनेजमेंट बोर्ड आते हैं उनसे कहें ना काम करेंगे, क्यों नहीं करवाते? सिर्फ आप लोग पूल करके ही अपना उसको तो आइडियल बना दें अपने इंडस्ट्रियल जोन्स को। मेरी बात सुने, इंडस्ट्रियल जोन में एसोसिएशन है, उसके इलेक्शन होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल्स होते हैं। इंडस्ट्रियल जोन में साइट लिमिटेड है, जैसे कि साइट लिमिटेड हमारे अंडर में नहीं है, वो सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। कहने को उसमें बोर्ड पे हमारे लोग ले लेते, मैं बोर्ड पे बैठा हूँ, मगर क्या है, हमारे पूछे बगैर 50 काम कर जाते, बीटीगे नहीं करते। ये गवर्नमेंट के तरीके, अब मैं वो बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि जो पैसा आता है कहाँ से जाता है, लगता जमीन पे कुछ नहीं है, गायब हो जाता है। अब ये चीजें बंद कब होगी? ये अगर इसी तरह चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? 70% टैक्स कराची देता है, और कराची के बलबूते पर पूरा मुल्क चलता है। और कराची वालों का ये हाल है
कि भाई बिजली दे दो, भाई गैस दे दो, लेकिन भाई तेरी रोड साहब बना दो। इसमें देखें ना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करें, सामने लेकर आएं, चीज़ें हों। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो बेहतरी कैसे होगी? और हर कोई अपना, यानी जो कराची को आपने ऑन करने वाली बात की ना अपने वीडियो में भी, आपने कहा कि कराची का दुख है, तो कराची का दुख है तो उसको फिर एक्सप्रेस करें, आएँ और उसको मसाइल को हल करें। अच्छा, इसी से मैं अब ओवरऑल एक मुल्क की भी बात करना चाह रहा हूँ कि अब कोविड की सूरत हाल, क्योंकि आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कोविड अल्लाह का बड़ा करम हुआ, पाकिस्तान में तबाही नहीं आई जो कि हमें खदशा था जिसका, और बड़ी कामयाबी से अब ऑलमोस्ट अब मुल्क खुल रहा है, कारोबार दोबारा से खुल रहे हैं। तो क्या अब दोबारा से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए एज अ होल कि हम लोग एक वर्ल्ड में ट्रेड में अपना हिस्सा ज़्यादा कर सकें, और जो बाकी जो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन में ले आए इकोनॉमी को, क्या पॉसिबिलिटी है? भाई मैं ये समझता हूँ कि ये कोविड अब आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है, मगर कम्प्लीटली अभी खत्म नहीं हुआ। और प्रिकॉशंस लेने जरूरी है, एहतियात करना जरूरी है। और अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस जिस तरह खुल जाने चाहिए थे वो नहीं खुले। अभी भी कह रहे हैं कि कुछ खुलेंगे, कुछ नहीं खुलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये पूरा जब खुले तो सही असेसमेंट होगा। अब कराची के हवाले से अगर मैं कुछ थोड़ा सा कहूँ तो ये रेस्टोरेंट्स है और शादी हॉल है, ये 4.5-5 महीने से कंटिन्यूसली बंद पड़े। अब इनमें से कितने लोग डूब गए होंगे। आप अमेरिका में देखो चैप्टर 11 कितने ने फाइल कर दिया। अब पाकिस्तान में भी सही असेसमेंट कब होगा कि बहुत सारी चीजें खुली है, वो तो आस्ते आस्ते ठीक हो रही है। जो नहीं खुली वो अल्लाह करे कि अब जल्दी ये खोल दे, प्रिकॉशन ले ले। सबको पता है मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है और डिस्टेंस रखना है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कर लेना चाहिए और वी हैव टू लिव विद इट। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा जब तक कंप्लीटली वैक्सीन ना आ जाए दवाई नहीं या है अल्लाह उसकी। ले जाए। और वी हैव टू लिव विद इट। अब वी हैव टू लिव विद इट का मतलब ये है कि आप चलने दो सबको। अब हर आदमी को आप इस तरह कंट्रोल करते हो कराची में और दूसरे शहरों, अब दूसरे प्रोविंसेस में देखो क्या पोजीशन है, वहां जरा ज्यादा जल्दी से खुल जाते हैं। तो खुल जाएगा इंशाल्लाह, तो रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मगर सही मूडीज मानों जी। में गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया जो देना चाहिए। सर, स्टेट बैंक से पॉलिसीज तो इन्होंने 2-3 अनाउंस की है, यानी आप कह रहे हैं कि मजीद रिलीफ, और जो बिजनेसेस जैसा शादी हॉल का आपने जिक्र किया, जो बिल्कुल ही अंडर हो गए हैं उनको ज़रा रिलीफ दे दें। लेकिन इसके साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे बड़ी नज़र भी हो रही है, प्लस बिजनेस कम्युनिटी को भी शामिल किया जा रहा है। जो थिंक टैंक है उसमें आरिफ हबीब शामिल है, सुल्तान अलाना शामिल है। अभी लाहौर के करीब जो रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें AKD को शामिल किया गया, आरिफ हबीब को शामिल किया, इफ्तिखार मलिक को। कि गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि बिजनेस कम्युनिटी को भी शामिल कर रहे हैं, इससे कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, जहां तक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का ताल्लुक है मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। मगर ये पिक एंड चूज है ना, बाकी दुनिया, बाकी पूरा मुल्क भी मौजूद है। रिलीफ सिर्फ इन्होंने 2 सेक्टरों में दे रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन में और एक टूरिज्म में। बाकी कहाँ रिलीफ दिया है? इनको कहा था कि बिजली, गैस अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा कम कर दो ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाए। लोग फंसे हुए हैं, तकलीफ में, कैश फ्लो नहीं है, वो नहीं हुआ। अब जहाँ जहाँ इनको समझ आती है अपनी मर्जी से या जो भी सेगमेंट में इनको लगता है बिस्मिल्लाह वह करे, मैं मना नहीं है। मगर ये दूसरे सारे सेगमेंट्स को सोचना है। एक्सपोर्टर्स को इतना रिलीफ दे रहे हैं, अभी तक एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं है। नहीं, एक्सपोर्ट बाकी के तो भी जनरल कुछ फिगर इंडस्ट्री, बेहतर आने शुरू हो गए ना, जुलाई के भी नंबर्स बेहतर थे। अब वो मॉनेटरीली बेहतर आए ना, क्वांटम वाइज उतने बेहतर नहीं आए, वो डॉलर के गिरने से आए। मगर कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। मसला क्या है कि आपको रेवेन्यू कहाँ से आता है? जिन इंडस्ट्रियों से रेवेन्यू आता है आपने उनको रिलीफ नहीं दिया। स्टेट बैंक में भी जो पॉलिसीज आई है वो पॉलिसीज भी ऐसे लोगों के लिए है जो ऑलरेडी क्लाइंट है बड़े बैंकों के या बड़े लोग हैं, वो अपने लोगों की तनख्वाह में रिलीफ ले लेंगे। मगर जो छोटे लोग हैं, बहुत से बैंकों से काम नहीं करते और जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंकों से कभी लिंक के नहीं है, उनको कहाँ से रिलीफ मिलेगा? उनको बिजली गैस में से मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो मकसद मेरा ये है कि काम किया है हुकूमत ने, मगर पिक एंड चूज करके किया अच्छा है। सिराज साहब, अब अभी मैं आप नहीं मशवरा कहना दे देना, चाहता, देखें अभी आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, तो आप कोई मशवरा देना चाहें गवर्नमेंट को कि यार इस चीज़ पे भी फोकस कर लें तो बेहतरी हो सकती है, क्योंकि बेहतरी की बात सारे कर रहे हैं। तो कोई अगर मशवरा या कोई सजेशन आपकी तरफ से? देखें, मैंने 3-4 पॉइंट कही थी और आज से नहीं, बजट से पहले से कह रहा था। कोरोना आया इसके बाद एक था कि बिजली में 20-25% कम कर दे 1 साल के लिए, रेट कम कर दे। वो रेट कम होने की बजाय बढ़ गए।
मैंने कहा था गैस में कम कर दे, वो कम होने के बजाय बढ़ गए। मैंने कहा था इंटरेस्ट रेट को 4% पे ले आए, जब 13.25% पे ले गए वो हॉट मनी के चक्कर में, वो 13.25 से अभी भी 7 पे खड़ा है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से नहीं होता, एक तरीका ग्रोथ लेने से भी होता है। और अगर ये उस सब 4% अक्रॉस द बोर्ड ले जाते तो बड़ा जल्दी फर्क आना शुरू हो जाता, वो भी नहीं किया। अब इसके अलावा मैंने इनको एक और ऑप्शन दिया आखिरी में कि भाई जैसे आपने एमनेस्टी दे दी कंस्ट्रक्शन वालों को कि भाई वो 2 नंबर का पैसा पड़ा हुआ है डाल दो, को पूछेगा नहीं, मुझे उससे एतराज नहीं है। मगर बाकी क्या सारा पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं है, उनको भी दे देते, आपको फायदा था। ना वर्ल्ड बैंक है, ना FAT है, ना G20, कोई आजकल आपको एतराज नहीं करेगा। आप ये काम कर लो, आपका पैसा जो ब्लैक पड़ा हुआ है उसको मेन स्ट्रीम में ले आओ, वो भी नहीं किया। अब आप ये सोचते हैं, आपको तो फोर्स में जो हो रहे, आपको वर्ल्ड बैंक को IMF को कहना था कि भाई 3 साल तक भूल जाओ, हम नहीं देंगे पैसे, 3 साल के बाद देंगे, ताकि आप ये रिलीफें दे देते और आपके लोग आसानी से मजबूत हो जाते हैं, फिर आप पैसे भरते रहते। मगर वो नहीं किया आपने। तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, हमने तो ये सारी बातें चैम्बर के प्लेटफॉर्म से बहुत कही है, टीवी पे, मीडिया पे, जूम की मीटिंगों में। अब आस्ते आस्ते खुलने वाला है, देखो क्या फर्क पड़ता है, इनको समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद थे। कारोबारी शख्सियत, आखिर में जो उन्होंने मशवरे दिए, जो तजावीज़ जो पहले भी दे चुके हैं, उसमें ज़रा को अहाता कर लेते हैं कि यूटिलिटीज़ की कीमतों में अगर रिलीफ हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, तो ये चीज़ें वापस आ सकती हैं। अभी भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। जो अच्छा पैकेज है उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए दिया गया, रिलीफ दी गई है, ये बाकी सेक्टर्स को भी दिया जाए, अक्रॉस द बोर्ड कर दिया जाए तो और मामला बेहतर हो सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम में अब हम गुफ्तगू करेंगे अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से। कल का मैच, अब कुछ टाइम गुजर गया है, पहले तो इमोशंस बड़े हाई होते हैं जब शिकस्त होती है, और एक जीती हुई बाजी पाकिस्तान हार गया तो दुख तो होता ही है। लेकिन वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच, ये जीती हुई बाजी हारा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे आगे के लिए, क्योंकि सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी 2 मैचेस बाकी हैं। अब पूरा थिएटर शिफ्ट हो जाएगा साउथहैम्पटन में। 2 मैचेस हैं, पाकिस्तान के लिए मौका है कम बैक करे, दोनों मैच जीत कर सीरीज़ एक दफ़ा फिर अपने नाम करे। इसके लिए पाकिस्तान क्या डिफरेंट कर सकता है, भट्टी साहब से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये 20 साल के बाद ऐसा मौका आया कि पाकिस्तान 220 से ज़्यादा रन्स वो डिफेंड नहीं कर पाया। हमारी बॉलिंग पे भी सवाल उठे, सेकंड इनिंग्स में बैटिंग पे भी क्वेश्चंस उठे हैं कि शान मसूद और बाबर आजम के अलावा बाकी बैटिंग लाइनअप क्या कर रही है। जो सीनियर्स हैं, असद शफीक है, उनकी परफॉर्मेंस पे भी सवाल या निशान है। इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करेंगे। भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम फवाद साहब। भट्टी साहब, मैच तो हम हार गए, लेकिन अभी सीरीज़ है, 2 मैच अभी रहते हैं। इस मैच में जो कि एक बड़ा, मैं कहता हूँ, आइडियल मौका था जो हमने गंवाया है, तो उसमें गलती कहाँ पे हुई है? देखें, जब इमरान खान अपोजिशन लीडर थे ना, तो इमरान खान कहा करते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट इसलिए इम्प्रूव नहीं कर रही कि हम हार से डर रहे हैं। तो कल बिल्कुल वही सिचुएशन हुई कि 117 रन पर हमने उनके 5 बैट्समैन आउट कर दिए और 277 रन इंग्लैंड चेस कर रहा था। और ऑलमोस्ट जो उस वक्त टीवी के ऊपर जो जीत का तनासुब बता रहे थे, तो पाकिस्तान 85 प्लस पाकिस्तान की जीत के इम्कानात थे और 15 या 14% इंग्लैंड की जीत के इम्कानात थे। यहाँ पर मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमने आसाब का जो खेल था उसमें फैसले गलत किए शुरू से ही। अगर हम कल जब इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स शुरू की तो थोड़े से अजहर अली हमें डिफेंसिव नजर आए। उन्होंने फील्डरों को बजाय ऊपर लेने के थोड़ा फैला लिया। इवन जिस गेंद पर इंग्लैंड ने विनिंग स्ट्रोक खेला, अगर आप वो देखें कि 4 रन चाहिए थे, उनके 3 विकेट बाकी थे, ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैच हार था। तो स्लिप में फील्डर नहीं, वहां भी अगर फील्डर होता तो वो कैच हो सकते थे। लेकिन भट्टी साहब, इसमें मैं कहता हूं कि अजहर अली, ठीक है, कप्तानी उनकी थी, वीकनेस थी, और वसीम अकरम ने भी इस पे बात की है कि उन्होंने भी अजहर अली को कहा कि उन्होंने गलत ही किया। लेकिन पॉइंट ये है कि 10 साल से अजहर अली हमारे सामने है, हमें उनकी अप्रोच का पता है, उनकी बैटिंग, उनकी पर्सनैलिटी हमारे सामने है। अजहर अली से पहले जब वनडे के कप्तान थे तब भी यही था।
जब उनको कैप्टन अपॉइंट किया जा रहा था तो क्या हमें पता नहीं था कि व्हाट वी आर गेटिंग इनटू? और ऊपर से आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, मिसबाह हक भी आपको पता है डिफेंसिव हैं, उसके साथ वकार यूनुस का भी, आप पिछले 10 साल से बॉलिंग में तो बहुत एग्रेसिव थे लेकिन कोचिंग में भी उनका रोल वही है। जब इस तरह का माइंडसेट है और सारी चीज़ है तो फिर हम क्या डिफरेंट क्या कि हम अगर चने अगर हमने काश्त किए तो गंदम तो नहीं काटेंगे? तो अजहर को लेकर आए हैं तो गलती तो कहीं और है फिर। देखें, ये गलती हुई अक्टूबर लास्ट ईयर, जब हमने अचानक सरफराज को कप्तानी से हटा दिया। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर से खबरें मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं कि एक अहम हुकूमती शख्सियत थी जिसने सरफराज अहमद की तकर्री पर एतराज़ किया। पीसीबी की जो सीईओ थे वसीम खान, वो खामोशी से ड्राइवर के साथ फैसलाबाद गए, क्योंकि फैसलाबाद में नेशनल T20 हो रहा था और सरफराज वो टूर्नामेंट खेल रहे थे। वसीम खान ने सरफराज को ऑफर की कि हम आपको आज हटाने जा रहे हैं, अगर आप बाइज्जत वे आउट चाहते हैं तो आप स्टेप डाउन कर जाएं। सरफराज जाहिर है 10 साल से वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने भी घात घात का पानी पिया हुआ था। सरफराज ने कहा कि अगर आपने मुझे हटाना है तो आप हटा दें, मैं स्टेप डाउन नहीं करूंगा। यहीं से खराबी हुई। देखें, सरफराज की बैटिंग फॉर्म जरूर खराब थी। अगर आप आदाद शुमार पे क्रिकेट, क्योंकि आदाद शुमार का खेल है, अपने आखिरी टेस्ट मैच में सरफराज ने दोनों इनिंग्स में 50 किए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में, और टेस्ट मैच में 10 कैच लिए। उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ यकायक कि सरफराज का सितारा गर्दिश में आया। फिर सरफराज का जो सब्स्टिट्यूट हमने खासतौर पर टेस्ट फॉर्मेट में तलाश किया, अजहर अली, जिनकी हम थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया, मैं भी उनकी बात कर रहा हूँ। अजहर अली की अपनी बैटिंग फॉर्म जो है वो बहुत ख़राब है, वो फ्रंट से लीड नहीं कर रहे। तो जाहिर है जब कप्तान फ्रंट से लीड ना करे तो टीम तो ऑटोमेटिकली गिर जाती है। और अजहर अली का जो पास रिकॉर्ड था कप्तान की हैसियत से, आपने खुद वनडे क्रिकेट का जिक्र किया, इवन जब लाहौर कलंदर्स की उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में पहले साल कप्तानी की, वहां भी आप देखें कि लाहौर कलंदर्स भी स्ट्रगल करती रही। तो मेरे ख्याल में अजहर अली को कप्तानी देकर गलती की। और इस टेस्ट मैच में मेरे ख्याल में जो हमने जहां से टेस्ट मैच लूज किया अजहर अली के फैसलों के अलावा, एक तो शादाब खान को हम मुझे नहीं पता कि अगर वो अच्छे स्पिनर थे तो उनको पूरे टेस्ट मैच में 11.3 ओवर्स क्यों दिए गए। फिर दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान ने तो समझा कि 107 रन की हमने लीड ले ली, अब तो बाएं हाथ का खेल है, हम इंग्लैंड को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भट्टी साहब फिर भी 250 से ऊपर अगर आपका आ जाता है, अगर आप 10 में से 9 दफा तो आप जीतेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान 20 साल से 220 से ऊपर अगर जब भी हमारे रन हो गए, हम नहीं हारे थे 20 साल से। और अभी भी कल का मैच यानी 117 पे 5 आउट कर दिए, आखिरी 5 विकेटों पे 160 रन। इससे आइडियल आपको नहीं मिल सकती कंडीशन, आपको ये करना पड़ता है। आपका यंग फास्ट बॉलर्स हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस बॉलिंग कोच है वकार यूनुस, जिसका एक तवील करियर भी है। अब शाहीन, नसीम शाह, ये उनकी बात ही सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? तो गाइडेंस बाहर से भी तो आती है ना। अब आपका मिसबाह उल हक है वहां पे, वो करें। पहले भी वो डिफेंसिव कप्तान थे, रन्स जब उन्होंने किए तो गाइडेंस आती है। अजहर अली नहीं फैसले ले सकते तो वो भेज दें या किसी को कह दें कुछ कर दें। तो ये तो ओवरऑल एक फेलियर आ रहा है टीम मैनेजमेंट का भी और बॉलिंग का भी खासकर। देखिए फवाद साहब, माइकल होल्डिंग दुनिया के बहुत बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं। उन्होंने कल रात एक अपनी वीडियो डाली है सोशल मीडिया पे। माइकल होल्डिंग कहते हैं कि क्रिस वॉक्स, जिन्होंने 84 नॉट आउट रन बनाए और मैन ऑफ द मैच रहे, माइकल होल्डिंग ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी खामी जो थी वो शॉर्ट पिच गेंदों पर। और ये ऑस्ट्रेलिया और बाकी लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट किया हुआ है, वेस्ट इंडीज ने भी किया हुआ है। अब इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ जिनका आपने नाम लिया, मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, इवन जो हमारे कोचिंग स्टाफ में यूनुस खान बैठे हुए, मुश्ताक अहमद बैठे हुए, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये जो दो बैट्समैन है बटलर और वोक्स, जिन्होंने 139 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। नो डाउट इंग्लैंड को क्रेडिट जाता है, उन्होंने जीता हुआ मैच पाकिस्तान से छीन लिया, लेकिन हमने अपनी गलतियों से मेरे ख्याल में सबक नहीं सीखा। देखिए, इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ हम इसलिए रखते हैं कि जो सामने वाले बैट्समैन हैं, अगर बॉलिंग कोच है तो उनकी गलतियों पर नजर रखें कि हमें उन्हें किस तरह ट्रैप करना है। अगर बैट्समैन है तो अपने बैट्समैनों को बताए कि सामने के बॉलरों को किस तरह खेलना है। लेकिन यहाँ पर हमारे बैटिंग कोच यूनुस खान को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हम इसलिए देते हैं कि उनकी
पहली सीरीज है, लेकिन वकार यूनुस तो इससे पहले पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच रहे, 2 बार पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहे। अब ये चौथी इनिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए खेल रहे हैं, लेकिन वकार यूनुस ने भी एज ए बॉलिंग कोच अभी तक तो मायूस किया है। मेरा ख्याल में यहाँ पर बॉलिंग कोच का रोल बनता था कि वो जूनियर बॉलर्स को बताते हैं कि इनको किस तरह ट्रैप करना। लेकिन उसके लिए फिर दिलेरी चाहिए ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए। ये तो बड़ा सेफ खेलते हैं, जो आपके मैनेजमेंट की जो अप्रोच है, अजहर अली एज अ कप्तान, ये तो बड़े डिफेंसिव हैं, तो ये एग्रेसिव फैसले ये कर सकेंगे। और जो कल के मैच की हारने की एक वजह है कि लैक ऑफ किलर इंस्टिंक्ट, कि आपको मौका मिला था मैच खत्म करने का जब आपकी दूसरी इनिंग्स में बैटिंग आई। अगर आप 200 से ऊपर स्कोर कर लेते तो 300 से ऊपर लीड हो जाती, तो इंग्लैंड साइकोलॉजिकली गिर जाता बिल्कुल ही। इसी तरह आपके पास जब 5 आउट आपने कर दिए, आपका एग्रेशन आपकी कमी था, किलर इंस्टिंक्ट आपके पास टीम में नहीं है, तो वो अब क्या रातों रात आ सकता है किलर इंस्टिंक्ट? मेरे ख्याल में कोई दुनिया में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि किलर इंस्टिंक्ट जो है वो रातों रात आ जाए। लेकिन अगर होशो हवास के साथ पाकिस्तान की टीम खेले, हमारे सीनियर प्लेयर खासतौर पर असद शफीक और अजहर अली कोई ऐसी लाइफ टाइम इनिंग्स खेल जाएं जो पाकिस्तान टीम को आगे ले जा सके, तो पाकिस्तान देखें कमबैक तो कर सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अब इंग्लैंड के 70% चांस है, पाकिस्तान के 30% चांस है। इस 30 को 70% में पाकिस्तान टीम इस तरह बदलेगी कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा फैसला कर दें जिससे दुनिया हैरान हो जाए। मेरे ख्याल में देखिए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं, इतने बड़े कप्तान रहे हैं, वो खुद कहते रहे कि हार से नहीं डरना चाहिए। तो जो डिफेंसिव अप्रोच है ना, वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में, हमारी और आपकी फील्ड में भी अगर हम डिफेंसिव अप्रोच रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर मौका नहीं मिलेगा। भट्टी साहब, एक और चीज़ बड़ा वाजे आ गई है, वो मेंटल टफनेस भी, कि पाकिस्तानी टीम जब भी बाहर जा रही है हार रही है। ऑस्ट्रेलिया में हम 2 मैच हारे, इससे पहले साउथ अफ्रीका में जब सरफराज की कप्तानी गई तो तीनों मैच हम हारे। तो 3 मैच वो हो गए, 2 ऑस्ट्रेलिया के हो गए, ये इंग्लैंड का हो गया। तो हमारी यानी घर से बाहर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बल्कि उससे भी एक मैच पहले जो हम न्यूजीलैंड से हारे थे, अबू धाबी का टेस्ट मैच। तो ये 7 मैच लगातार पाकिस्तान से बाहर हार चुका है, और जीते भी हैं तो एक श्रीलंका और बांग्लादेश से हम मैचेस हैं, वो भी घर में और पाकिस्तान में मैच हुए थे। तो ये तो ओवरऑल एक हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, ड्राइंग बोर्ड पे बैठना पड़ेगा, और उसके मेंटल टफनेस के लिए कि खिलाड़ियों की, ताकि वो आज नेवर से डाई एटीट्यूड। इंग्लैंड कल जो मैच जीता है मेंटल टफनेस की वजह से जीता है, कि उन्होंने हार नहीं मानी। 117 पे 5 अगर कोई भी टीम होती वो शिकस्त मान लेती, लेकिन वोक्स और बटलर वो खेल गए। अब ये चीज़ हमें इंग्लैंड से भी सीखनी चाहिए, ताकि और हम अप्लाई करें जल्द अज जल्द। यंग टीम है ये, कम से कम अपने कोचिंग स्टाफ से ना सीखे, कम से कम इंग्लैंड के अप्रोच से ही सीख ले। देखिए, एक चीज पाकिस्तान के फेवर में इस साउथहैम्पटन के ग्राउंड में जाएगी कि मुश्ताक अहमद काफ़ी अरसे साउथहैम्पटन में जो वहाँ की काउंटी है उससे वाबस्ता रहे हैं, तो वहाँ की कंडीशंस को बहुत अच्छा समझते हैं। और फिर आजकल जिस तरह बरतानिया का मौसम है, 35 प्लस टेम्परेचर चल रहा है, धूप निकली हुई है, इस मौसम में विकेट जो है उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं। जो ड्राई वेदर है ये पाकिस्तान की टीम को सूट करता है, पाकिस्तान के स्पिनर्स के लिए आइडियल है, रिवर्स स्विंग के लिए आइडियल है। लेकिन वही मसला है जो आप बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि थोड़ी हमें दिलेरी दिखाना पड़ेगी। दिलेरी कोई दुनिया में अगर कोई किसी को कह दे कि जाके तुम पहाड़ पे चढ़ के वहां से छलांग लगा दो, तो ये दिलेरी नहीं है। लेकिन दिलेरी यही है कि उनको समझाना पड़ेगा कि आपको ये मंजिल किस तरह अबूर करनी है। तो मेरे ख्याल में अभी भी सीरीज के 2 मैच बाकी हैं। अगर पाकिस्तान ये सीरीज 2-1 भी हारता है तो एक अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन पाकिस्तान को एटलीस्ट एक टेस्ट मैच जरूर जीतना होगा। इमरान खान की जो बात है वो मैं और आप नहीं समझा सकते। तो पाकिस्तान की क्रिकेट आज भी ऊपर आ सकती है। हमें अच्छे फैसले करने की जरूरत है, लेकिन सख्त फैसले करने की जरूरत है। इमरान खान स्टाइल में यानी फैसले करने भट्टी साहब, यानी आपका कहने का मकसद है कि ग्राउंड के बाहर भी दिलेराना फैसले हो, ताकि ग्राउंड पे वो ट्रांसलेट हो। और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के लिए अभी भी सीरीज़ अभी बरकरार है। कुछ पॉजिटिव्स हैं, जिस तरह शान मसूद की इनिंग्स है, बाबर आजम ने जिस तरह बैटिंग की पहली इनिंग्स में, ये बड़े अच्छा हमारे लिए अच्छे साइंस हैं कि हमारी बैटिंग भी वहाँ पर क्लिक कर रही है। 300 से ज़्यादा रन करना, फिर नई बॉल से आउट करना और यासिर शाह की विकटें, ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव्स हैं। साउथहैम्पटन में ये काम आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को ज़रा अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी और एक बिलीफ लेकर आनी पड़ेगी, ताकि रिजल्ट्स मुख्तलिफ आएँ। ये तो थी क्रिकेट की बात। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद।
प्रोग्राम में हम अब गुफ्तगू करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। सोने की कीमत जनवरी से लेकर अब तक इसमें इंतहाई इजाफा देखा गया दुनिया भर में। इंटरनेशनली $500 से ज़ायद का इजाफा हुआ है सोने की कीमतों में। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम 10 ग्राम और 1 तोले की बात करते हैं। 10 ग्राम सोना जो पहले 75,000 के लगभग था, 75,574, वो अब 1,13,000 तक ये पहुंच चुका है। इसी तरह अगर तोले की बात करें तो 88,000 से यह बढ़कर 1,32,000 भी इसने क्रॉस किया, टच किया है। इस सोने की कीमत कहाँ पे रुकेगी, क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं जो इतनी बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, क्या सोना ख़रीदना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, शादियों का सीज़न भी आ रहा है तो क्या हमें होना चाहिए और सोने के साथ ये क्यों हो रहा है सब कुछ। इन तमाम इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे हारून रशीद चांद साहब। ये सदर हैं ऑल सिंध सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के और बड़ी गहरी नज़र है इंटरनेशनल मार्केट पे भी, गोल्ड की उस पर भी इनकी काफ़ी गहरी नज़र होती है। तो गुफ्तगू करेंगे हारून रशीद चांद साहब से। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अच्छा हारून साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि सोने की कीमत रुकेगी? ये इतना जो इजाफा आया, क्या अवामिल है, क्या वजूहात है जो इतना ज़्यादा सोना महंगा हुआ है? तो वो तो हम कहते हैं ना कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का एक एवेन्यू है सोना, लेकिन क्या इतना ज़्यादा सोने पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या ये रुकेगी कीमत या मज़ीद बढ़ेगी, आगे जाएगी? देखिए, असल में जब से कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है, उसकी वजह से लोगों की मैशत बिल्कुल तबाह हो गई और बैंक इंटरेस्ट रेट भी वो कम हो गया और लोगों का स्टॉक भी गिर गया, तो लोग अपना सरमाया गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे। अब लोग तो करने लगे, ममालिक भी करने लगे। उससे गोल्ड प्राइसेस में तेजी आई एकदम, और एकदम जैसे आपने कहा कि $1,800 से बढ़ के ये 2,000 तकरीबन $75 तक पहुंच गई थी। आज थोड़ा सा करेक्शन आया $40 का, इस वक्त लेटेस्ट जो चल रही है, अभी तो मार्केट क्लोज हो गई है, तकरीबन 2,035 तक क्लोज हुई है, जबकि बढ़ के 1,32,000 हो गया था। आज के हिसाब से देखा जाए तो 1,30,000 रुपए भाव चल रहा है। हारून साहब, ये तो आप बात करें इंटरनेशनल प्राइसेस की, कि इंटरनेशनल ट्रेंड भी आपने बता दिया, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या लोग सोना खरीद रहे हैं? आप लोगों के कारोबार की क्या सूरत हाल है? और दूसरा ये है कि ये सोने की कीमत ये इस रेंज पे रहेगी या इस पे मजीद इजाफा होगा? होने क्या जा रहा है सोने की कीमतों में पाकिस्तान में? देखिए, मैं तो पहले सूरत हाल बाहर की बताऊंगा, फिर उसके बाद लोकल बताऊंगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट में एक तो अमेरिका और चाइना की कशीदगी और चाइना और भारत की कशीदगी, इसके बाद बेरूत पे हमला, ये जो इंटरनेशनल वजूहात पे गोल्ड प्राइसेस में तेजी आई है। बैंक इंटरेस्ट रेट लोगों ने बढ़ाया नहीं है, तो लोग अपना रुपया कन्वर्ट करके गोल्ड में कन्वर्ट करने लग गए और उसका मुकामी मार्केट में ये भी अफेक्ट पड़ा हुआ है कि यहाँ पे तो इन्वेस्टर तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, मगर लोकल परचेसिंग बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है, लोग बल्कि बजाय लेने के बेच रहे हैं। अब ये है कि शादी का सीजन भी बिल्कुल यहाँ पे क्लोज है, जबकि जून जुलाई अगस्त में जब ये शादी का सीजन होता है, इसमें डिमांड बढ़ जाती है। मगर अब ये एक लॉकडाउन की वजह से खासतौर पे चाइना और भारत में भी चाइना का सीजन है और पूरे एशिया में भी है, मगर इसका असर पाकिस्तान पे तो ये पड़ा है कि यहाँ कुव्वत खरीदनी है और शादी बिल्कुल बंद है। हारून चांद साहब, फिर मैं बात वही करूंगा कि क्या कोई कमी का चांस है? आपने जैसा जिक्र किया कि इंटरनेशनल, क्योंकि कोविड की वजह से लोग इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स भी इन्वेस्ट कर रही थी गोल्ड में, अब वो ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान में भी 15 सितंबर हमने डेट रख दी है कि एवरीथिंग वुड बी बैक टू नॉर्मल, बाकी कारोबार भी खुल रहे हैं। अब शादियों का सीज़न भी पाकिस्तान में आ रहा है 15 सितंबर से, तो गोल्ड की कीमतों में कोई कमी का, क्योंकि जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी होगी जो और डिफरेंट एवेन्यूज़ आ रहे हैं, जब वो अवेलेबल हो जाएंगे तो फिर क्या कीमतों में कमी हो सकती है? देखिए, लगता है कि 2-3 महीने में कुछ करेक्शन आएगा इसमें, बिल्कुल। और बीच में सुनने में भी है कि सेंट्रल बैंक भी बाइंड करना चाहती है गोल्ड। अगर सेंट्रल बैंक ने भी बाइंड कर दिया तो और मजीद बढ़ जाएगा, मगर मुझे लगता है कि एक दफा करेक्शन आएगा, फिर थोड़ी अप की तरफ जाएगी और आगे जाके फिर नीचे आ जाएगी, फिर जाएगी। यानी जो आप बात कर रहे हैं कि जो शादी ब्याह जिनका अभी होना है अगले 2-3 महीने में, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अगर आपकी बात को मैं समराइज करूं तो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म आपका कहना है कि प्रेशर रहेगा गोल्ड पे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कुछ अरसे के बाद हम देखें, 6 महीने साल के एंगल से देखें, तो कीमतें कम हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अब लोग अपने जो है ना पुराना जेवर देके वो उसको नए से बनवा कन्वर्ट कर रहे हैं, और वेट में भी फर्क है, क्वालिटी में फर्क
अब क्या करें, एक बच्ची को इन्होंने जेवर दिया तो दूसरी बच्ची को तो देना है, तो जरूरी है। हमारी विरासत है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जब से बना है, जब से पहले 10-10 तोले के सेट दिए जाते थे, अब 2.5-3 तोले के कुएं खरीद के हिसाब से। तो एक अमीर तबका जो है वो उसमें तो सर्वाइव कर जाएगा, तो बड़े दुकानदार भी अपने आप को सर्वाइव कर जाएंगे। मिडिल दुकानदार और छोटा जो तबका जो है वो बिल्कुल सर्वाइव कर, बिल्कुल वाइन कर जाएगा कारोबार। और दूसरा ये है कि कुएं खरीद भी लोगों के पास नहीं है। ये लॉकडाउन में लोग बाजार बनाने के बेचने होता है, बेचने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद चांद साहब। हमारे साथ मौजूद थे ऑल सिंध सराफा ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हारून रशीद चांद साहब। उनका ये कहना था कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गोल्ड की प्राइसेस में प्रेशर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसमें कमी का इम्कान है। अब ये देखना है कि कब तक ये लॉन्ग टर्म आती है, कब तक ये चीज़ें बेहतर होती हैं। आज के इनसाइट में इतना ही। अगले हफ्ते मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।